नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर परिसा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या वैसी संख्या है जिसका इस्तेमाल हम गिनने के लिए करते हैं या गिनने में इस्तेमाल की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। ठीक है, अगले नंबर देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या का जो समूह है, अगर उसमें हम जीरो को जोड़ दें तो जीरो जोड़ने के बाद जो समूह बनेगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े कहाँ थे? 1, 2, 3, 4 यहाँ तक इन्फिनिट तक। अब करना क्या है, इसमें सिर्फ जीरो ऐड कर देना है। जैसे ही जीरो जोड़ेंगे हम लोग तो प्राकृत संख्या से बदल के पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्याओं के साथ नेगेटिव नंबर को अगर जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या 1, 2, 3। आगे इसमें हम लोग जोड़े क्या थे? जीरो। क्या बन गया था? पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या करेंगे? माइनस के नंबर जोड़ देंगे। -1, -2, -3। अब क्या हो जाएगा? ये पूर्ण संख्या का समूह, पूर्णांक संख्या का समूह बन गया। पूर्णांक संख्या वास्तव में 3 प्रकार की होती है। पहली संख्या जिसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसके अंदर 1, 2, 3। दूसरा इसका प्रकार है ऋणात्मक पूर्णांक। इसके अंदर माइनस वाली संख्याएं आती है, -1, -2, -3। और तीसरा है न्यूट्रल पूर्णांक, यानी कह सकते हैं ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक। इसके अंदर आता है जीरो। तो पूर्णांक संख्या हम लोग देख ली 3 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। अगला है सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 8, 10, 16। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, सम संख्या। आगे देखते हैं हम लोग
विषम संख्या। ऑड नंबर, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 11, 17, 29, 39, 13, 11, 7, कुछ भी जो 2 से ना कटे वैसी संख्या है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। आगे देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्द में कहें, वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो यानी 2 गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 के 2 फैक्टर कौन कौन हुए? 1 2, 3 1 और 3, केवल 2 संख्याएं से कट रही हैं, या यूं कह दें इसके 2 फैक्टर हैं। अच्छा, एक बात आती है जो काफ़ी विवाद है परिभाषाओं के अनुसार, हालांकि विवाद नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है। जैसे एक के बारे में कहा जाता है कि ये भी 2 से कटती है, एक से कटती है और एक स्वयं से भी कटती है, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक करेंगे एक के वाकई में कितने फैक्टर हैं, तो एक के केवल 1 फैक्टर है, जबकि हमको चाहिए कि अभाज्य संख्याएं के लिए 2 फैक्टर चाहिए, इसलिए एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, और एक भाज्य संख्या भी नहीं है, ठीक है। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 2 से कट जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वैसी संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती। या कह सकते हैं कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, वो भी सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे ले लेते 2 और 3, 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1। और 2 और 3 का अगर हम कहें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे इसमें? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को है ही नहीं एक के अलावा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जरूर नहीं 3 संख्याएं भी, जैसे देखें यहाँ पे 8 9 12, इसका भी HCF क्या है? 1 है। इसका मतलब ये भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही कहलाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली संख्या की तरफ, युग्म अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। 11 और 13, ऐसे सवाल जनरली परिभाषा के तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा इसमें से कौन सी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और 11 13 अपने सामने है, इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे हम लोग 5 और 7 ले लें, इसके बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अच्छा, 3 और 5 ले लेते हैं, ये भी क्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि युग्म अभाज्य संख्याएं कौन सी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। p/q के रूप में मतलब होता है कि इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें, और एक ऐसा भिन्न जिसका रिजल्ट संभव हो, जैसे 2/3, ठीक है, हम लिख देते हैं। और
अगर हम इसमें बात करते हैं कि अगर कुछ लिख दें 2/0, तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं अभी तक पता है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ऐसा भिन्न जिसका रिजल्ट मालूम हो, निकाला जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप जैसा भिन्न, अगर भिन्न नहीं देख सकते तो इंटीजर्स के रूप में भी आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3, वो इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर इसके देखें अगर हम लोग, तो भी एक प्रकार का भिन्न है, कुछ नहीं तो नीचे एक तो लिखा ही जा सकता है। अगर नीचे एक लिखा जा सकता है, इसका मतलब भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन ना हो कि सिर्फ फ्रैक्शन वाले का हो, इस तरीके का भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। पी वाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, इसका मतलब क्या हो, जैसे √2, ठीक है, पाई। हालांकि पाई के साथ एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की पाई का मान 22/7 भी लिया जाता है, और 22/7 क्या है, परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है। वास्तव में 22/7 पाई का मान नहीं, हम लोग मानते हैं सिर्फ, इसलिए जब अगर 22/7 दिया जाए तो परिमेय संख्या होगा, अगर सिर्फ पाई दिया जाए तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। साथ ही वैसी संख्या रूट के अंदर, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, अगर इसी के अंदर √4 लिख दें हम लोग, √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे डायरेक्ट रट्टा नहीं मार लेना है कि रूट के अंदर आने वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर आने वाली वैसी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, वो रूट कुछ भी हो, 2 का हो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके का भी रूट अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जिसे वाकई में संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके। जिसे क्या किया जा सकता है, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 4 6 √7 को भी लिखा जा सकता है, माइनस को भी 4 भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ 4 है, -2 यहाँ लिख सकते हैं। √7 का कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव होगा, वो इधर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या है जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके, वो संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। हम लोग देखते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तव में रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर होता है तो ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी, काल्पनिक नंबर है। वास्तव में ऐसा नंबर संभव नहीं है, और काल्पनिक नंबर को आमतौर पे हम लोग आयोटा से इंडिकेट करते हैं, सॉरी, इसे क्या करते हैं, आयोटा, इस तरीके से सिंबल देख लीजिए, इसे आयोटा से हम लोग इंडिकेट करते हैं। नॉर्मली रूट के अंदर नेगेटिव संख्याएं क्या हो जाती है, काल्पनिक हो जाती है, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी संख्याएं। पढ़ते हैं अगले नंबर की ओर हम लोग। अच्छा, अब कुछ मुख्य बिंदु है जो सवाल पूछे जाएंगे, जिसपे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे पूछा जाएगा एक क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, कैसी संख्या है। तो वास्तव में एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही
अभाज्य संख्या है। एक क्या है, सिर्फ पूर्णांक है, एक पॉजिटिव पूर्णांक है। अच्छा, ऐसी संख्या जो भाज्य हो एवं सम हो केवल दो है। हाँ, यह भाज्य संख्या में हम भूल गए थे लिखना। एक्चुअली दो के अलावा कोई ऐसी सम संख्या है ही नहीं जो अभाज्य हो, क्योंकि अगर दो के अलावा कोई और हो गया तो उसका एक फैक्टर दो हो जाएगा। सम संख्या कोई भी दो से तो वो विभाज्य होगी, इसका मतलब उसका एक फैक्टर दो होगा। तो एकमात्र सम संख्या जो है दो ही है जो अभाज्य है। इसके अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की ओर। कर वो दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, अभाज्य जोड़ा कहलाती है। जैसे 5 7, 3 5, 11 13, 17 19, 29 31। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अच्छा, रिपीट किया है शायद, आगे हम लोग देख चुके हैं इसको। प्राइम नंबर वैसी संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर हो, हम लोग देखे थे। अच्छा, अब देखते हैं एक पॉइंट और है, सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। अब सही पूर्णांक हुए क्या, जैसे -2 -1 0 1 2 3, यही तो पूर्णांक है। तो इस संख्या रेखा पे इसको दर्शाया भी जा सकता है, तो वास्तविक हो गए। और चूंकि इन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा भी जा सकता है, इसलिए क्या हो गए, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख दिया। तो ये लोग क्या हो गए, परिमेय संख्या भी होगी, तो मतलब सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि सभी पूर्णांक होते हैं, परिमेय होते हैं, वास्तविक होते हैं, परिमेय एवं वास्तविक दोनों होते हैं। इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो देख लेते हैं, एग्जाम में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं, वही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। हम लोग देखे ही थे कि दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भिन्न संख्याएं प्रमेय होती है। प्रमेय संख्या से हम बताए थे आपको, भिन्न संख्याएं क्या होती है, प्रमेय होती है। जैसे 2/3 क्या है, प्रमेय संख्या है। 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 10/3 हो गया, क्या है, सब प्रमेय संख्या है। तो भिन्न संख्या कैसी होती है, प्रमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीरो ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं। वास्तविक में पूछा जाए जीरो कैसी संख्या है, कैसा पूर्णांक है भाई, तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, या इनमें से कोई नहीं है। वास्तव में जीरो क्या है, न्यूट्रल पूर्णांक है, ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। आगे बढ़ते हैं हम। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। ठीक है, हाँ, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा पसंदीदा सवाल है रेल का। हालांकि एसएससी के अंदर भी कभी कभी मिला है देखने को। जैसे जातीय मान, तो जातीय मान हुआ यानी उसका फेस वैल्यू, मतलब वो संख्या कहाँ पे, जैसे लिख देते हैं हम 2 1 4 5। इसमें हमसे पूछा जाए 2 का जातीय मान, था 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा। यानी जो वास्तविक मान होता है किसी संख्या का, वही उसका जातीय मान कहलाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी प्लेस के अनुसार जो मान होता है, यानी स्थानीय मान यानी वो संख्या किस स्थान पर है। जैसे हम लिखते हैं
1200। इसमें पूछा जाए एक का स्थानीय मान क्या है, तो किस स्थान पर देखते हैं हम लोग यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार का स्थान पर है, तो एक का स्थानीय मान कितना हो गया यहाँ पे, 1000 हो गया। अगर हम लिखते हैं 21, अब इसमें एक का स्थानीय मान क्या है, इकाई का स्थान पर है, तो 1 होगा, हम लिख देते हैं आपको 32। अब पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान कुछ नहीं, 30 होगा, वजह दहाई का स्थान पे है, यानी जिस स्थान पर वो संख्या है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, तो देखिए अगर 0 है, 0 हम क्या कर देते, किसी संख्या से भाग देते थे 1 से, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 0। 0 हम किससे भाग दे देते, 2 से, रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब रिजल्ट अगर 0 में किसी भी वास्तविक संख्या से अगर भाग दे दिया जाए, हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही मिलेगा। कोई दिक्कत, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम 0 में ए से भाग दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, 0, यहाँ ये क्या है, वास्तविक संख्या है। 0 हम क्या कर दे, x से भाग दे दिए, क्या मिलेगा, 0, जहाँ x क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी शून्य का, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत होता है। हाँ, बात सही। जैसे हम 2 के अंदर 0 से भाग दे दिए, भागफल क्या आएगा, कुछ नहीं पता, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि 0 से हम 2 में भाग लगाते चलेंगे। कितना बार, 0 बार, 0 बचा कितना, 2, कितना बार लगेगा, 0 बार, कितना, 0 बचा कितना था, ये कब तक आएगा पता नहीं, अभी तक परिभाषित है ही नहीं कि क्या हो सकता है। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, या यूं कह दें कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे दें तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अनंत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, पाई एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या हम पढ़ाए थे, इसको आपको बताया था उस समय, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पाई क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं। कन्फ्यूजन क्या होता है, जब सवाल में दे दे 22/7, 22/7 दे दे, क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। लोग को कन्फ्यूजन नहीं पे कि वो पाई का मान 22/7 मान लेते हैं और वो इसे क्या कह देते हैं कि एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। पाई क्या है, परिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कह रहा प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5, हमसे पूछा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम देखते हैं 5, अगर हम फॉर्मूला पे रखना चाहें तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2, मतलब 5 इंटू 6/2, काट देते हैं 3, कितना। अच्छा, अब देखें इसको बाकी में सही है क्या, जोड़ के लोग देखते हैं इस वाले में क्या फर्क पड़ता है, 1 3 3 6 4 10 और 15, यहाँ से भी अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाए, 15 आ जाए, इसका मतलब सही है। तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। इन जहाँ क्या होगा, संख्या होगा, कितने नंबर है, तो यहाँ 5 नंबर थे, 5 लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम मतलब स्टार्टिंग से, तो प्रथम सम संख्या कौन सी अपने पास है, 2 4 6 8। अब पूछा इसका योग क्या होगा भाई, हम लोग 4 2 6 6 12 12 8,
20 सॉरी 20 फार्मूला के अंदर रख के देखते हैं 1 2 3 4 टर्म्स 4 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 4 गुने 5 कितना 20 सही है। तो जब भी हमसे पूछा जाए प्रथम इन सम संख्या का योग तो क्या होगा n इंटू एन प्लस 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कह रहा प्रथम इन विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम विषम संख्या कौन है 1 2 3 अच्छा 2 क्या है सम संख्या है और अगला विषम संख्या 5 सॉरी 7। अब इसका योग ले लेना 3 1 4 5 4 9 7 16। और फार्मूला से अगर देखें तो कितने टर्म है 1 2 3 4 तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16। ये भी सही है। तो छोटा नंबर रहे तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। अगर बड़ा नंबर दे दे तो प्रथम क्या दे दे आपसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। क्योंकि एग्जाम में लिखना तो संभव है नहीं कि 1 लिखिए फिर 3 लिखिए 5 लिखिए 7 लिखिए 20 लिखिए। ठीक है तो ऐसे में क्या करना है इसका इस्तेमाल कर लेना है फार्मूला का। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है अर्थात n के पहाड़े का योगफल 55 ही ना होगा कुछ नहीं। ये तो हम लोग 2 3 क्लास में पढ़ाया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल जोड़ दीजिए 55 ही आएगा। ठीक है अगर 2 के पहाड़े का योग देखना चाहते हैं आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसको जोड़ दीजिए 110 आएगा। तो किसी भी पहाड़े का योग 55 का गुना में होगा 1 का 55 गुने 1 2 के पहाड़े का योग 55 गुने 2 3 के पहाड़े का योग 55 गुने 3। ठीक है आगे देखिए अगर इसी मात चलिए अगर 1 से n तक के पहाड़े का योगफल आपसे पूछे जैसे पूछ दे 1 से लेके 3 तक के पहाड़े का योग तो हम लोग क्या करेंगे 55। 3 तक का पूछा है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बटा 2। कोई दिक्कत बस सिंपल सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग 55 इंटू 3 इंटू 4 2 110 11 33 330। कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं। इन प्राकृत संख्या के घनों का योगफल हमसे पूछते 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बताइए क्या होगा। छोटा नंबर लेते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 तो 27 8 35 1 36। अगर फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें हम लोग तो कितना टर्म है 3 टर्म तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बटा 2 होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने 4 बटा 2
2 बार में इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर, कितना 36। तो छोटा नंबर है तो हम लोग लिख लिए थे, लेकिन ये बड़ा दे दे, आपसे 50 तक का पूछे तब क्या करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा इन प्राकृत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब हमसे पूछते 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका योगफल क्या होगा। 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 4 20, 36 56। फार्मूला के अंदर इसको सेट करके देखते हैं हम लोग। फार्मूला के अंदर कहता है 2n, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2n, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 से 3 कट कर देते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 7, 7 चौक 28 दो ना 56। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा इन प्राकृत सम संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, अभी वर्ग का देखे तो घन का देखते हैं। जैसे 2 का क्यूब कर दे प्लस 4 का क्यूब कर दे प्लस 6 का क्यूब कर दे, पूछे क्या होगा। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 2 का क्यूब 216। क्यूब याद रखना कम से कम 20 तक आप लोग को। देख लेते हैं 64 और 16 80, 280 8 288। फार्मूला पे रख के चेक करते हैं हम लोग। 2 टर्म कितना है 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 इंटू 4 का स्क्वायर। देखिए 2 गुने 9 गुने 16, तो 16 में 44 144 गुने 2 288। यहाँ से भी आ गया। तो हम लोग आज नंबर के बारे में जाने कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और उनका परिभाषा क्या है, उस पर सवाल क्या बन सकते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे। इनका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि किस संख्या से कौन सी संख्या प्रभाषित होगी, यानी कट विभाजित होगी, और वो क्या तरीका होगा पहचानने का। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं तक। आप लोग का धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और, क्योंकि वीडियो आने में देरी हुआ है इसके लिए सॉरी। अब वीडियो लगातार आएगा, और साथ ही बिल्कुल 0 से हीरो तक, मतलब एग्जाम के सारे सवाल टच किए जाएंगे आपसे। ठीक है, इसलिए पैसेंस रखना है। जो टेक्निकल फॉल्ट था बीच में कुछ, आप लोग को मालूम ही है, तो हम लोग आगे देखते रहेंगे। वीडियो आएगा, भरोसा रखिए, जुड़े रहिए और लोग को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।